तो हेलो डियर स्टूडेंट, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद सकलदीप सर चैनल में स्वागत है। आज जो है हम नया एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 13.4 को हम शुरू कर रहे हैं। आज जो है शंकु के छिन्नक से रिलेटेड सारे फार्मूला यूज होंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ के दिखाता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है। यानी दोनों सिरों का व्यास जो है, एक सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर है और दूसरा सिरा का व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात करें। धारिता अर्थात आयतन ज्ञात करें। उस पर हम कितने कोई लिक्विड को, कोई पदार्थ को हम रख सकते हैं। और मैं आयतन के बारे में पहले भी कई बार बता चुका हूँ। आयतन मतलब खाली जगह। कोई भी मेरे पास बर्तन है तो उस बर्तन में हम कितना दूध, पानी, तेल, लिक्विड कोई भी हम उसमें डाल सकते हैं, या पदार्थ, कितने पदार्थ को हम रख सकते हैं उस खाली जगह पे, वो होता है आपका आयतन। तो धारिता मतलब आयतन ही फाइंड करना है आपको। और आपका सवाल क्या है? पानी पीने वाला एक गिलास है। तो पानी पीने वाला एक गिलास क्या होता है? शंकु के छिन्नक के आकार का होता है। हालांकि आपका इसमें लिख चुका हुआ है, क्लियरफाई कर दिया है कि शंकु के छिन्नक के आकार का है, बट नहीं भी कहता कि शंकु के छिन्नक के आकार का है, तो फिर भी वह शंकु के छिन्नक के ही आकार का है। बट कुछ गिलासें बेलन के आकार के भी होते हैं। सॉरी, देखिए शंकु क्या क्या होता है। इस तरह से ये शंकु होता है जिसका एक सिरा जो है बंद रहता है। बट अगर यदि एक सिरे, निचले सिरों को हम काट देते हैं, ऊपर सिरा तो है ही, नीचे सिरे को भी हम काट के इस नीचे वाले पोर्शन को हटा देते हैं, अर्थात हम इसको इस तरह से कर देते हैं, तो ये आपका शंकु का छिन्नक बन जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह का गिलास होते हैं या नहीं होते हैं, बाल्टी होते हैं इस तरह का। तो इस जो है ये शंकु का छिन्नक आकार जो होता है, ये आपका तिर्यक ऊंचाई होता है। ये निचली सिरा हो गया यानी छोटी, और ये बड़ी सिरा हो गया। और ऊंचाई जो होगा, किसी भी चीज़ की ऊंचाई को स्ट्रेट लाइन सीधे पे खींचा जाता है 90 डिग्री पे। तो ये आपका ऊंचाई हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ आपका त्रिज्या होगा, और यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या होगा। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन पे दिखाता हूँ सॉल्व करके। तो गिलास की धारिता दिया हुआ है और यहाँ पे आपका व्यास दिया हुआ है। तो जब भी व्यास दिया हुआ है तो हमको पहले त्रिज्या फाइंड करना पड़ेगा। तो व्यास आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या R1 इक्वल टू व्यास डिवाइड 2 हो जाएगा। व्यास का मान कितना है? 4 है, डिवाइड 2 है तो डिवाइड 2 कर देंगे। यहाँ पे कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। तो R1 का मान आपका कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार हम व्यास 2 भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे व्यास 2 आपका कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार R2 भी मुझे प्राप्त कर लेंगे इस तरह से। व्यास D2/2, व्यास का मान कितना है? 2 है तो 2 हो जाएगा, बटा 2 है तो बटा 2 लिखेंगे, 2 एकम 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे R2 का मान इस तरह से आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ऊंचाई आपका लिखा हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका ऊंचाई हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए मैं एक चित्र बना देता हूँ गिलास का यहाँ पे, जिसमें से आपका इसमें ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और व्यास आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और नीचे का व्यास दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम आपको फॉर्मूला लिखकर और मान पुट करके दिखाता हूँ। तो गिलास की धारिता अर्थात छिन्नक की आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h इंटू R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये चीज़ होता है। तो चलिए अब हम इस पर मान पुट कर देते हैं।
1/3 है तो 1/3 लिख देते हैं। पाई का मान 22/7 हो जाएगा इंटू एच। तो एच का मान आप देख सकते हैं 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम 14 सेंटीमीटर लिख देंगे। R1 का होल स्क्वायर है तो R1 कितना है आपका 2 सेंटीमीटर है, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे, प्लस है प्लस देंगे, 2 है R2 तो R2 देख सकते हैं 1 है। R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस R1 इंटू R2 है तो R1 कितना है 2 है, R2 1 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे धारिता निकाल रहे हैं अर्थात आयतन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन क्यूब में निकलता है। 1/3 22/7 इंटू 14 इंटू 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू, अब यहाँ पे देख सकते हैं सभी को हम ऐड कर सकते हैं, तो 4 और 2 और 6 और 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 एकम 7 यहाँ से कट जाएंगे, तो क्या बचेगा ऊपर में मेरे पास 22 गुना 14 बच जाएंगे, और डिवाइड में क्या है तो 3 है तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 दूना 28 हो जाएगा, हाथ में कितना रहा 2 रहा, फिर 14 दूना 28 और 2 30 हो जाएगा, डिवाइड में 3 है तो 3 लिख देंगे सेंटीमीटर क्यू। यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं अथवा इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं या फिर आप पॉइंट में भी ला सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पूर्णांक में लिखता हूँ, 3 एकम 3, यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि 3 से 3 एक बार में कट गया। अब यहाँ पे 3 दूना 6 तो कितना बचा 2 बच गया, तो 2 ऊपर में लिख देना है, डिवाइड 3 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई जो है, यहाँ पे सॉरी ऊंचाई छूट गया है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इस छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझा चुके हैं कि शंकु के छिन्नक से रिलेटेड सारे उदाहरण और शंकु का छिन्नक के विषयों में, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के या फिर शंकु के छिन्नक को मैं एक चित्र बना देता हूँ। शंकु का छिन्नक जो है इससे रिलेटेड गिलास हो जाएगा, बाल्टी हो जाएगा, जो भी वस्तु है जो कि ऊपर भी कट हो और नीचे भी कट हो। शंकु कैसा होता है, शंकु इस तरह से होता है। शंकु को जब हम इस नीचे सिरे को काट देते हैं तो ये बन जाता है शंकु का छिन्नक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई मतलब तिर्यक ऊंचाई, टेढ़ा ऊंचाई, तो ये वाला आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। L = 4 सेंटीमीटर। और आपका वृत्तीय सिरों के परिमाप, वृत्तीय सिरा कौन सा है, आप देख सकते हैं कि ऊपर है एक वृत्तीय सिरा और एक आप नीचे देख सकते हैं कि यह है आपका वृत्तीय सिरा। तो इसका परिमाप जो है 18 सेंटीमीटर है, बड़ा है तो बड़ा वाला परिमाप होगा, और 6 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। परिमाप आप समझ ही रहे होंगे, परिमाप मतलब होता है चारों साइड की कुल लंबाई। तो इस वृत्तीय आधार जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल लंबाई है और यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई है। तो वृत्त की परिधि = फॉर्मूला आप जान ही रहे होंगे, बचपन में पढ़े होंगे बहुत सारे वृत्त से रिलेटेड सवाल। वृत्त की परिधि का परिमाप होता है 2πr। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्व में लिखता हूँ, शंकु का छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वृत्तीय आधार का परिमाप दिया हुआ है, तो परिधि इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो ये परिधि कैसा है, वृत्त के आकार का है। सॉरी, ये ऊपरी परिधि कैसा है और निचली परिधि वृत्त के आकार का। तो वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो बट यहाँ पे 2 है तो इस एक को हम r1 एक को r2 मान लेंगे। तो यहाँ पे 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे πr1, यहाँ पे 2 है तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरह से कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो πr1 इक्वल टू कितना आ गया आपका, 9 सेंटीमीटर आ गया। पाई को यहाँ आप पाई का मान पुट करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं 22/7। बट यहाँ पे पाई को पाई ही छोड़ने का क्या बेनिफिट है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। नेक्स्ट परिधि आपका क्या दिया हुआ है, परिधि 2 दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr2, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो πr2 इक्वल टू 6/2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 या 3 कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा πr2। अब यहाँ पे आपका सवाल देख सकते हैं, लिखा हुआ है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चूँकि आपको सूत्र याद होगा, शंकु का छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल, ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे हम यदि पाई का मान पुट कर देते तो लॉग मेथड बन जाता। बट यहाँ पे देखिए पाई ब्रैकेट के बाहर है, मतलब अंदर वाले सभी के साथ गुना है। तो यहाँ पे ये पाई इंटू r1 हो जाएगा, तो पाई r1 हो जाएगा, फिर प्लस 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 हो जाएगा पाई इंटू r2, तो पाई r2 हो जाएगा। एल को आप एल ही छोड़ दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पाई r1 और पाई r2। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए यहाँ पे पाई को कन्वर्ट नहीं किया था, ताकि यहाँ पे आपको मान पुट करने में बहुत ही आसानी हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पाई r1 का मान कितना है, 9 है। तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे, प्लस का साइन है प्लस देंगे। पाई r2, तो पाई r2 देख सकते हैं 3 है, तो हम 3 लिखेंगे। और एल का मान आप देख सकते हैं कि एल का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। और क्षेत्रफल फाइंड कर रहे हैं तो स्क्वायर दे देंगे। तो 9 और 3 कितना होते हैं, चलिए हम यहाँ पे आपको साइड में दिखा देता हूँ। 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है। और मल्टीप्लाई में आपका 4 है तो 4 लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 गुने 4 कितना हो जाएंगे, 12 चौके 48 होता है। तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान तरीक़ों से आप इस मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मैथ्स का सॉल्यूशन समझ में आ चुका होगा। तो अगले क्वेश्चन को बताने से पहले एक जोक सुनाता हूँ। शिक्षक कहते हैं बिजली कहाँ से आती है, तो टीटू कहते हैं मामा जी का घर से आते हैं। शिक्षक पूछते हैं कैसे आती है, तो टीटू फिर बोलते हैं क्योंकि जब भी बिजली चली जाती है तो पापा कहते हैं साला बिजली काट ली। अर्थात साला यानी कि साले के घर से आते हैं तो बच्चों का कौन लगा, मामा लगा। पढ़ते हैं तो देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है एक तुर्की टोपी जो है शंकु के छिन्नक के आकार की है। देखिए टोपी जैसा भी हो, बट आपको यहाँ पे क्षेत्रमिति में ये नाम आपका दे दिया है कि शंकु के छिन्नक के आकार का है टोपी। टोपी कैसा है, शंकु के छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए मैं एक टोपी को बनाता हूं जो कि किस आकार का है, शंकु के छिन्नक का आकार का है। तो देख सकते हैं कि टोपी बन चुका है। इस तरह का टोपी आप देखे होंगे, जोकर पहनते हैं या फिर आप कहीं भी देख सकते हैं इस तरह का टोपी देखे होंगे आप शायद लाइफ में, अपने जीवन में।
इस तरह का टोपी होता है और इसका जो है खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। इसका तिर्यक ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तिर्यक ऊंचाई होता है शंकु के छिन्नक का, ये आपका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो ये वाला सिरा आपका खुला हुआ रहेगा और ये वाला सिरा जो है ये ऊपरी सिरा है, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसमें कहा गया है कि तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसको हम जो भी पदार्थ से बनाते हैं, मान लीजिए हम इसको क्लॉथ यानी कपड़े से बनाते हैं इसको, तो कपड़े से जो हम बनाएंगे तो इसको हम चारों साइड से पहले कपड़ा देंगे इस पे, उसके बाद इसको ऊपर भी हमें कपड़ा देना पड़ेगा। आप इमेजिन कीजिए कि यदि हम ऊपर कपड़ा नहीं देंगे, अब थोड़ा सा माइंड को घुमाएं, यहाँ यदि हम ऊपर में इसको इस तरह से कपड़ा नहीं दें तो क्या ये हमारे सिर पे, माथे पे ये टिका हुआ रहेगा हेड पे? ये तो यानी नीचे आ जाएगा। ऊपर भी हम कपड़ा देंगे तभी ना हमारी ये सिर पे रह पाएगा और नीचे सिरे तो खुला हुआ रहेगा, क्योंकि अगर यदि नीचे भी बंद रहेगा तो क्या हम उसको उस टोपी को पहन पाएंगे? नीचे खुला रहेगा तभी ना हम उसको पहन पाएंगे। तो सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऊपर में भी हमें कपड़ा प्रयुक्त यानी पदार्थ लगा है और चारों साइड इसका वक्र में भाग में भी लगा है इसका, यानी कि चारों साइड इस टोपी को, मान लीजिए एक कलम आपका टोपी है तो इसके चारों साइड आपका लगेगा, इस चारों साइड पे आपका कपड़ा लगेगा और इसके ऊपर साइड भी आपका कपड़ा लगेगा, बट नीचे नहीं लगेगा क्योंकि इससे हम पहनते हैं। आई होप आपको अब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए मैं अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लूँगा टोपी लिख सकते हैं या फिर आप शंकु का छिन्नक भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम छिन्नक ही लिख लेते हैं। छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और खुले सिरे की त्रिज्या यानी बड़ी वाला R आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ, तो कहाँ कहाँ पर पदार्थ लगेंगे? इस पे चारों साइड पे लगेंगे और ऊपर पे लगेंगे। जब चारों साइड की बात आए तो वह कौन सा क्षेत्रफल होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ना कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं। आयतन तो क्या होता है? आयतन खाली जगह होता है। तो क्या हम खाली जगह में पदार्थ को यूज करेंगे? चारों साइड को हम यूज करेंगे। तो चारों साइड यूज करेंगे अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर तो प्रयुक्त पदार्थ तो शंकु का छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। ये चीज होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L शंकु का छिन्नक का। बट यहाँ पे आपका ऊपर भाग में भी आपका कपड़ा कोई भी पदार्थ हो यहाँ पे आप यूज किए हैं, तो ऊपर वाला भाग जो है आपका ये किस आकृति का होता है? ये वृत्त की आकृति का होता है। निचली सिरा हो या ऊपरी सिरा हो, ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ भी हमें पदार्थ लगा है अर्थात इसका क्षेत्रफल भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर होता है। मेरा यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊपर पे लिखा हूँ। अब यहाँ पे कौन सा R, छोटी R या बड़ी R? तो यहाँ पे जब ऑब्सोल्युटली आप देख सकते हैं कि ऊपर छोटी वृत्त है तो छोटी R लगेगा अर्थात R2 है आपका, ये आप ध्यान में रहे। छोटी वाली है तो छोटी R यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे मान पुट करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे आप अच्छे से समझ में आ चुका होगा आपको। ये पाई R2 का स्क्वायर इसलिए मैंने ऐड किया है, यहाँ पे जो है ऊपरी सिरा में हमको पदार्थ लगा है इसीलिए हमने यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर ऐड किया हूँ। तो चलिए अब हम इसको पुट करते हैं। तो पाई का मान आपका क्या होता है? 22/7 होता है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट देंगे। R1 कितना है? 10 है, प्लस का साइन है प्लस देंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे।
R2 4 का मान है, L तो L देख सकते हैं 15 है, प्लस पाई का मान कितना है 22/7 है, R2 का होल स्क्वायर है तो R2 कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा और हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। तो 22/7। अब यहाँ पे ब्रैकेट अंडर कार्य करेंगे तो 10 + 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 10 में 4 को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, इंटू 15 है तो 15 हो जाएगा, प्लस 22/7 इंटू 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 एकम 7 और 7 दूना 14 यहाँ पे कट जाएगा आपका। अब यहाँ पे ऊपर जो जो बचा इसको गुना कर देंगे तो 15 दूना 30 और 22 तिया 66 अर्थात 660 हो जाएगा, और प्लस अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमेशा ऊपर से गुना होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 16 दूना 32, फिर 16 दूना 32 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 352, डिवाइड है 7 है तो 7 लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भिन्न का जोड़ बन चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसको भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/7 तो 7 आ जाएगा, 7 इंटू इतना करना है तो 0 है तो 0 हो जाएगा, 7 × 6 = 42, हाथ रही 4, फिर 7 × 6 = 42 और 4 46 हो जाएगा। यहाँ पे 7 से 7 एक बार में कट जाएंगे तो 352 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या करना है ऐड कर देना है, यहाँ पे इसको जोड़ देना है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 2 7 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 ही रहेंगे क्योंकि इसका चौथा डिजिट नहीं है, /7 है तो /7 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप सभी में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें यहाँ पे, और यहाँ पे अब इसको यहाँ पे भी आप आंसर लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसे कटा कर भी पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप इसे पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पूर्णांक में लिखता हूँ तो 7 × 7 कितना होता है 49 होता है, 7 एकम 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं कटेंगे 0 हो जाएगा तो कितना बचा 2 और डिवाइड में 7 है तो 7 हो जाएगा। अर्थात इस टोपी को बनाने में जो प्रयुक्त पदार्थ लगेंगे वो लगेगा आपको 710.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपको कपड़े खरीद कर लाना है। तो आई होप आपको ये मैथ्स का सॉल्यूशन समझ में आ चुका होगा। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। यानी कि कोई एक बर्तन है जो कि ऊपर से खुला हुआ है और किस आकार का है शंकु के छिन्नक के आकार का है। जो भी पदार्थ से बना हो, बट यहाँ पे आपको तो सूचित कर दिया है कि शंकु के छिन्नक के आकार का है, अर्थात हमको यहाँ पे जो बर्तन हम बनाएंगे वह किस आकार का बनाएंगे शंकु के छिन्नक के आकार का बनाएंगे और ऊपर से खुला हुआ होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे एक शंकु के छिन्नक के आकार का एक बर्तन को बनाता हूँ। तो देख सकते हैं कि हम बर्तन बना चुके हैं, और क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ सूचित नहीं किया गया है कि नीचे बंद करना है या नहीं करना है, बट ये आपको सूचित किया है कि ऊपर पे खुला रखना है। तो यहाँ पे ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है जिसका ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर है, और निचले तथा ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यानी कि इस पे त्रिज्या जो दिया हुआ है आपका, ऊपरी सिरों की त्रिज्या दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर और निचले सिरों की त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और इसका हाइट जो दिया हुआ है ऊंचाई है आपका 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने में दूध का मूल्य ज्ञात करें। अर्थात 20 रुपया प्रति लीटर का मतलब क्या होता है 1 लीटर में 20 रुपया खर्च हो रहा है
इसी दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने में दूध का मूल्य ज्ञात करें। तो पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इस बर्तन में कितना दूध आ रहा है, उसी के अनुसार तो हमें मूल्य खर्च होंगे। मान लीजिए 20 लीटर दूध खर्च होंगे तो यहाँ पे उसी के अनुसार यहाँ पे खर्च होंगे। 10 लीटर होंगे तो 10 लीटर के अनुसार मेरा रुपया खर्च होगा। तो पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा कि उस बर्तन का आयतन क्या है, क्योंकि आयतन मतलब होता है खाली जगह। तो उस बर्तन में कितना खाली जगह है, वो खाली जगह पे में ही हम दूध डालते हैं। कोई भी बर्तन है, गिलास है, बाल्टी है, जो भी है, तो जो उसका खाली जगह होता है उसी खाली जगह पे हम कोई भी लिक्विड को डालेंगे या पदार्थ को डालेंगे तो हमको धारिता अर्थात आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। और साथ ही इसमें एक और सवाल पूछा गया है, इसमें डबल सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में डबल सवाल नहीं पूछते हैं। या फिर आपका 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाला दूध का मूल्य ज्ञात करें, ये चीज़ पूछ सकता है। या फिर यहाँ से आपका यहाँ के बाद 20 सेंटीमीटर है, उसके बाद क्वेश्चन चेंज हो जाएगा यहाँ से कि इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करें। तो ये मैथ्स रह सकता है कि दूध का मूल्य ज्ञात करें या फिर धातु की चादर का प्रयुक्त जितना भी होगा उसका मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए मैं आपको दोनों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व करेंगे कि दूध का मूल्य क्या है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ पहले जो जो चीज़ दिया हुआ है आपका। तो त्रिज्या और ऊंचाई आपका दिया हुआ है, और जब हम आयतन फाइंड करेंगे तो आयतन में तो मुझे एल की ज़रूरत है ही नहीं, आयतन ज्ञात करेंगे अर्थात इसमें कितना मतलब लिक्विड लगेगा तो आयतन ही फाइंड करना है। तो आयतन में मेरा जो जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बर्तन की धारिता बराबर या फिर छिन्नक का आयतन, दोनों आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ छिन्नक का आयतन इक्वल टू, तो छिन्नक का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई h इंटू R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये चीज़ होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें मान पुट कर देंगे। 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे। पाई का मान कितना लेने के लिए कहा गया है, 3.14 लेने के लिए कहा गया है, तो पाई का मान हम 3.14 ले लेंगे। ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट देंगे। R1, तो R1 देख सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर है तो 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे। R2, तो R2 देख सकते हैं कि 8 है तो 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। R1 इंटू R2, तो 20 गुने 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 20 गुना 8 लिख देंगे। यहाँ पे हम आयतन फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, 20 का होल स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। प्लस है, प्लस देंगे। 8 का होल स्क्वायर 64 होता है, और 20 गुना 8 तो 8 दूना 16, 160 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू ब्रैकेट मतलब क्या होता है गुना होता है। अब इन सभी को हमको क्या करना है ऐड कर देना है। तो इन सभी को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 400, 500, 500 एक 624 हो जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 से ये कट रहा है। यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 दूना 6, और एक अब यहाँ पे नहीं कटेगा, डबल अंक चलेंगे, यहाँ 0 देंगे। 3 8 24। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या बचा आपके पास 3.14 इंटू 16 इंटू 208। तो इन सभी को आप गुना कर दीजिए। तो इन सभी को गुना करने पर आपका आ जाएगा 10, 44, 992। आप साइड में रफ में गुना कर सकते हैं, मैं एक एक स्टेप को गुना करके दिखाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे आपका 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देना है आपको। तो इतना आ जाएगा। चूँकि अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करें। अर्थात यहाँ पे दर जो मेरा दिया हुआ है रेट वो लीटर में दिया हुआ है। तो मेरा जो आंसर आया है यानी आयतन जो आया है इसको भी हमको लीटर पे लाना पड़ेगा।
तभी तो पता चलेगा। चूँकि आपका मैथ में लिखा हुआ है 1 लीटर में 20 रुपया लग रहा है, तो इतना बराबर कितना लीटर होगा वो पता करेंगे तभी तो हम दूध का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यू है तो इसको हम लीटर में चेंज करेंगे, तो इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इतना डिवाइड 1000 कर देंगे तो ये आपका लीटर बन जाएगा। क्योंकि चूँकि 1 मीटर क्यू में जो है 1000 लीटर होता है। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यू था तो आप बोलेंगे डिवाइड क्यों किए, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा रफ में समझा देता हूँ अच्छे से। चूँकि 1 मीटर क्यू में जो है 1000 लीटर होता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे है मीटर क्यू, तो यहाँ पे 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर क्यू है अर्थात 3 ठो मीटर है, यहाँ पे मीटर इंटू मीटर है। तो यहाँ पे 1 ठो मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सब में जीरो पे बढ़ जाएगा, तो इस तरह से 6 जीरो आ जाएंगे। तो 6 जीरो हो जाएगा और इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 1000 लीटर। यानी कि 10 लाख बराबर होता है, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो यहाँ पे मेरा आंसर जो आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा सेंटीमीटर क्यूब में आया था। तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर वाले यूनिट को प्रयोग करेंगे। चूँकि 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, और मेरा कितना आया है 1044,992, यहाँ पे इतना सेंटीमीटर क्यूब आया था। तो आप एक एक मेथड बचपन में पढ़े होंगे। चूँकि 1 आम का मूल्य है 5 रुपया, तो 2 आम का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 आम का मूल्य 10 रुपया हो जाएगा। कैसे हुआ 10 रुपया, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई किए, 5 दूना 10, और ये वाला आपका डिवाइड में चला जाता है। अर्थात 10 रुपया कैसे आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 / 1, तो 5 दूना 10 रुपया होंगे। तो इसी को बोलते हैं हम एक एक मेथड। तो यहाँ पे भी हम वही रूल फॉलो करेंगे। चूँकि यहाँ पे 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। अब यहाँ पे मेरा इतना आया है 1044,992 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1044,9.92, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000, और ये वाला कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे। तो डिवाइड में 6 जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे 10 10 10 यानी 3 जीरो कट जाएंगे, तो 3 जीरो ही शेष बचेंगे। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 1044,9.2992, और यहाँ पे नीचे क्या बचा है, 3 जीरो बचा है। तो देख सकते हैं कितना लीटर आया है आपका। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने भी वही चीज़ लिखा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वही चीज़ आया है। तो आई होप आपको ये लीटर का केसेज और सेंटीमीटर क्यूब का केसेज अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये आपको याद रखना है, ये 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो चलिए अब हम आपको मैथ्स में समझाते हैं। तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे जितना जीरो होते हैं उतना ही अंक के बाद दशमलव हो जाता है। तो 2 अंक के बाद पहले से है, और नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक और आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपका आ जाएगा 10.44992 लीटर। अर्थात हमारे बर्तन में जो है 10.44992 लीटर दूध इसमें अट सकता है, रख सकते हैं हम इस पे। तो यहाँ पे आपका रेट दिया हुआ है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य। यहाँ पे आपका रेट क्या दिया हुआ है, 1 लीटर में 20 रुपया, 1 लीटर में 20 रुपये। तो यहाँ पे आप चूँकि 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपया है,
तो हमें कितना लीटर का फाइंड करना है, इतना लीटर का फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए 10.4492 लीटर दूध का मूल्य इक्वल टू, जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी हम एक एक मेथड आपको सिखाए थे कि यहाँ वाले जो है इससे ये मल्टीप्लाई हो जाता है, इसी को बोलते हैं एक एक मेथड। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ये वाला इससे गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10.4492 इंटू 20 रुपीज़, क्योंकि हम खर्च करते हैं तो रुपीज़ खर्च करते हैं, ना कि हम लीटर खर्च करते हैं। और नीचे डिवाइड 1 होगा तो नीचे 1 का कोई मान्यता नहीं होता है। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुने कर देंगे, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका इतना आ जाएगा गुना करने के बाद। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 और 2 5, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका दशमलव हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 208.99840 रुपया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 99 पैसा तक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 99 है, अर्थात 1 पैसा और इसमें ऐड कर देंगे तो 1 रुपया बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 209 रुपये लगभग। तो अर्थात आप देख सकते हैं कि इस बाल्टी में, इस बर्तन में जो भी हो, इस बर्तन में हम दूध भर सकते हैं कितने रुपये में, 209 रुपया लगभग में। हम 209 रुपया में हम इस बर्तन में जो है पूरा दूध हम इसको फिल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये आपका एक मेथड बन चुका है और एक का आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम इसी का नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है उसको यहाँ पे लिखा है, साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करें। अर्थात 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 8 रुपया खर्च हो रहा है, तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, मेरा मतलब कि इस बर्तन को बनाने में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर पदार्थ लगा है, चादर लगा है, पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्षेत्रफल फाइंड करना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल में तो एल चाहिए, तो एल भी फाइंड करना पड़ेगा। तो चूंकि एल भी फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, अर्थात एल इक्वल टू फॉर्मूला होता है √(h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अर्थात बड़ी आर में छोटी आर घटाना है और इसका होल स्क्वायर करना है, तो √अंडर हो जाएगा h। तो h आप देख सकते हैं कि 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस R1, तो R1 कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा माइनस R2, तो R2 देख सकते हैं कि 8 है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे √अंडर 16 का होल स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे। उसके बाद 20 में 8 घट जाते हैं तो कितना होते हैं 12, 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे 256 में 144 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा। तो 400 का हम रूट निकालेंगे तो 400 का रूट आएगा 20 गुना 20, तो इस तरह से आपका आ जाएगा एल का मान 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे चलिए अब हम आपको क्वेश्चन को दिखाता हूँ। क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे मैं आपको चित्र पे कुछ समझा रहा हूँ, ध्यान से देखें आप। यहाँ पे आपका चित्र में यदि हम यहाँ पे हम नीचे कुछ नहीं लगाते हैं तो क्या मेरा यहाँ पे ये दूध जो हम इससे पहले जो मैथ बनाए हैं इस मैथ्स को, तो क्या इसमें दूध टिक पाता, दूध रहता इसमें, क्या नहीं रहता। अर्थात मेरा यहाँ भी चादर लगेगा, अर्थात हम नीचे को बंद करेंगे तभी ना जी यहाँ पे मेरा दूध या फिर कोई लिक्विड या पदार्थ रह पाएगा, अन्यथा मैं इधर से डालता जाऊँगा और इधर से निकलते जाएगा। अर्थात हमको नीचे पे कोई चादर यानी कोई भी पदार्थ हमको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। अर्थात चारों तरफ तो मेरा पदार्थ लगेगा ही,
और यहाँ पे नीचे भी पदार्थ लगेगा, अर्थात हमारे नीचे वाला जो वृत्तीय आकार का है इसका भी क्षेत्रफल ऐड करना पड़ेगा। चूँकि आप कोई भी बर्तन देखे होंगे कि नीचे उसका बंद रहता है, तभी हम उसमें दूध अथवा पानी या कोई लिक्विड उसमें हम डाल पाते हैं। तो अर्थात हमको नीचे वाला का भी क्षेत्रफल ऐड करना पड़ेगा। तो नीचे मेरा छोटा वृत्त है, छोटा r अर्थात R2 यूज करेंगे। अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम ये उस फॉर्मूला को इसमें सेट कर देंगे। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम क्वेश्चन पे आपको समझाते हैं और इसको लिखते हैं। तो धातु की चादर यहाँ पे मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल बराबर प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल तो छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि ये मेरा जो बर्तन है ये छिन्नक के आकार का है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। अब यहाँ पे मैं समझा चुका हूँ कि इस चित्र में जो है नीचे भी मेरा पदार्थ लगा है, तो नीचे का भी पदार्थ हमको ऐड करना पड़ेगा। तो नीचे वृत्त के आकार का है, तो यहाँ पे हम वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ चुका होगा, और ये लाइन समझ गए हैं तो आगे भी आप अच्छे से समझेंगे। चूँकि यहाँ पे हम नीचे कोई पदार्थ रखेंगे तभी ना लिक्विड यहाँ पे रुक पाएगा। मैं बार बार इसलिए समझाता हूँ क्योंकि बहुत इसमें टैलेंट बच्चे भी देखते हैं और बिना टैलेंट बच्चे भी देखते हैं, तो हमको बिना टैलेंट बच्चे को लेकर चलना पड़ता है ताकि वो भी अच्छे से समझ भी पाए। तो यहाँ पे जो नीचे पदार्थ लगा है इसको भी हमको यूज करना है, पदार्थ लगा है, तो उसके लिए हमको पाई R2 का क्षेत्रफल यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे पाई का मान क्या होता है, या फिर पाई आप कॉमन भी लेकर बना सकते हैं, जैसी आपका इच्छा हो। तो आई होप आप कॉमन लेके बनाएं तो बेहतर होगा और जल्दी बनेंगे। तो इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं। तो इसके पास क्या बचेगा, R1 प्लस R2 इंटू एल, और इससे तो हम पाई ले चुके हैं, तो क्या बचा है, R2 का स्क्वायर बचा है। तो यहाँ पे हम इसको R2 लिख देंगे। अब यहाँ पे पाई का मान आपको कितना यूज करने के लिए कहा गया है, देख सकते हैं कि 3.14 यूज करने के लिए कहा गया है। तो हम पाई के यहाँ पे हम क्या मान यूज करेंगे, 3.14 यूज करेंगे। और R1, तो R1 कितना था आपका, 20 था, और प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे। R2 कितना है, 8 है। और L, तो L आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 आया है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, प्लस का साइन है, प्लस देंगे। R2, तो R2 कितना है, 8 है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे। और हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे 3.14, अब यहाँ पे ये बड़ी ब्रैकेट हटा देना है। उसके बाद 20 और 8 कितना होता है, 28 होता है। और ये ब्रैकेट मतलब क्या होता है, गुना होता है। 28 गुना 20 हो जाएगा, प्लस 8 का होल स्क्वायर 64 हो जाएगा। और यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे 3.14 इंटू 28 दूना 56, 560 हो जाएगा, प्लस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3.14, अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर का कार्य कर देना है। तो 560 में 64 को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को आप गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 195,936 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे आपको दशमलव देना पड़ेगा। इतना सेंटीमीटर क्यों आ जाए, स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन पे अगेन फिर से दिखाता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका रेट दिया हुआ है कि 8 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात जैसा कि मैंने यहाँ पे समझाया था कि 20 रुपया प्रति लीटर, तो 1 लीटर में 20 रुपया,
ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 8 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो उसी दर से हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य 8 रुपया हो जाएगा, और मेरा मतलब कि बर्तन बनाने में कितना चादर का ज़रूरत पड़ा है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे पहले भी मैं रफ में आपको एक एक मेथड का नियम बताया हूँ। तो 8 इंटू 1959.36, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, नहीं रुपया लिखना है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ खर्च करते हैं तो रुपया खर्च करते हैं, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च करते हैं। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों को और सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने कहा था कि ये चीज़ आपका डिवाइड में चला जाता है। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो इन दोनों को गुना करने पर आपका इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी आपका 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। और डिवाइड में आपका 100 है, तो यहाँ पे 100 लिख देना है। अब चूँकि अब जान रहे हैं कि नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर में उतने अंक के बाद दशमलव होता है, तो नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक और आगे बढ़ जाएंगे। तो 156.7488 रुपया, इतना रुपया आपका खर्च होगा। आप इसे यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं 156.75 रुपया, यानी 156 रुपया 75 पैसा, इतना रुपया आपका खर्च होगा। तो सेकंड का आंसर आपका आ जाएगा 156 रुपया 75 पैसा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस सवाल का दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास को 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे मैं देखिए लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु है। क्या है आपका? शंकु है। तो यहाँ पे हम एक शंकु को बनाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि शंकु बन चुका है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका कि शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर, यानी उसका जो ऊंचाई दिया हुआ है, कितना ऊंचाई है? 20 सेंटीमीटर है। तो पहले मैं आपको रफ पे समझाता हूँ अच्छे से। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर है। ऊंचाई किसी भी चीज़ के सीधा मापा जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका ऊंचाई होगा। ऊंचाई आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखा हुआ है शीर्ष कोण 60 डिग्री है, अर्थात शीर्ष इसका यहाँ पे है, ये कोण जो है आपका 60 डिग्री है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ऊंचाई के बीचों बीच, ऊंचाई कितना है? 20 सेंटीमीटर है, इसके बीचों बीच कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से यहाँ मान लीजिए आपका 20 सेंटीमीटर है, तो इसका बीचों बीच बोला है, ऊंचाई के बीचों बीच, तो ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका बीच मान लीजिए यहाँ होगा 10 सेंटीमीटर। तो इसके बीचों बीच से जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, यानी इसको यहाँ पे जो है इस तरह से काट के 2 शेप बनाया गया है।
तो इस तरह से यहाँ तक की ऊंचाई जो होगा ये 10 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो होगा ये 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आपका प्रश्न में ही कहा गया है कि इसकी जो शंकु है इसके ऊंचाई के 2 भागों में बांटा गया है बीचों बीच, तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो भाग है यहाँ से ये आपका शंकु है, बट यहाँ से लेकर ये वाला जो पोर्शन है ये आपका शंकु का छिन्नक है, फ्रस्टम है, ये फ्रस्टम। यानी इसको काटने के बाद इस तरह बनेगा, जैसा कि मैं यहाँ पे साइड में आपको बता रहा हूँ। इसको काटने के बाद आपका इस तरह से शेप निकल कर आएगा। इस तरह से काटने के बाद आएगा तो इसका ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका भी ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे कोण आपका 60 डिग्री है, और यहाँ पे जब हम इसका बीचों बीच यहाँ से ऊंचाई खींचेंगे तो ये आपका 30 डिग्री होगा, और ये आपका 30 डिग्री होगा। और यहाँ पे मान लीजिए कोई त्रिज्या या व्यास यहाँ पे हम खींचते हैं, यहाँ पे भी एक खींचते हैं, तो यहाँ पे ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या होता है 90 डिग्री पे मापा जाता है किसी भी चीज़ की ऊंचाई को। तो यहाँ पे जो हमने इस तरह से खींचा है यहाँ पे, यानी ये वाला जो पोर्शन हमने यहाँ पे खींचा है, तो ये आपका यहाँ पे क्या करेगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पे ये जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या होगा आपका समकोण त्रिभुज होगा, ये वाला। तो यहाँ पे नाम लिख देना है ABC, और ये आपका D हो जाएगा, ये आपका E हो जाएगा। और यहाँ पे केंद्र है वृत्त का, ये वाला वृत्त का, तो यहाँ पे आपका O हो जाएगा। और यहाँ पे भी वृत्त का केंद्र है तो यहाँ भी आपका O हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है, अर्थात यहाँ पे जो इसका यानी ये जो आधार है इसी के समांतर है ये वाला आधार। और यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि इस शंकु जो है, ये शंकु जो है मेरा, इसको एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। तो तार किस आकृति का होता है? तार एक बेलन के आकृति का होता है आपका। तो हमेशा आप याद रखें कि तार जो होता है वह बेलन की आकृति का होता है। कोई भी तार हो, वायर हो, वह आपका बेलन की आकृति का होता है। तो इस शंकु को जो है किसके रूप में बदल देना है आपको? एक तार के रूप में बदल देना है। तो मैंने कई क्लास में आपको समझा चुका हूँ कि जब कोई भी वस्तु को एक आकृति से दूसरे आकृति में हम मतलब कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो वह उसका आयतन जो है इक्वल होता है। क्योंकि मान लीजिए एक बोतल अथवा गिलास में आपका पानी है और इस गिलास के पानी को दूसरे गिलास के पानी में हम डालेंगे तो इसका जो आयतन था, जितना आयतन था उतना ही आयतन उस गिलास के यानी फिर उस बर्तन में रहेगा, तभी उस पानी को वो अपने अंदर रख सकते हैं। अन्यथा यदि कम आयतन रहेगा तो पानी बाहर निकल जाएंगे, ज़्यादा आयतन रहेंगे तो वह गिलास मतलब कि उसका जो धारिता है वो खाली रह जाएंगे। तो इसलिए कोई भी वस्तु को हम एक चीज़ से दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है, आयतन जो है इक्वल होता है। तो अर्थात इसमें जो है शंकु का छिन्नक का आयतन और तार का आयतन इक्वल होगा। आपको यहाँ पे पूरे शंकु को चेंज करने के लिए नहीं कहा गया है, चूँकि आप यहाँ प्रश्न में देख सकते हैं लिखा हुआ इस प्राप्त शंकु के छिन्नक, शंकु को नहीं, शंकु के छिन्नक को। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है शंकु के छिन्नक को। शंकु को छिन्नक को जो है एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, ये चीज़ कहा गया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ये चीज़ आप याद रखें कि कोई भी वस्तु को हम एक चीज़ से दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आयतन इक्वल होता है। और यहाँ पे तार जो है यह बेलन की आकृति का होता है, सिलिंड्रिकल आकार का होता है। तो यहाँ पे शंकु का छिन्नक का आयतन और बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा। अगर यदि यहाँ पे शंकु का छिन्नक को एक मान लीजिए आपको गोले की आकृति में चेंज करने के लिए कहा जाता है, गेंद की आकृति में, तो शंकु का छिन्नक का आयतन बराबर गोले का आयतन होता है, दोनों का आयतन इक्वल होता है।
मैं फिर अगेन टू अगेन बोल रहा हूँ, जब भी कोई भी वस्तु को दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आयतन इक्वल होता है। तो चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे हम तार की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो यह तार क्या होता है, बेलन की आकृति का होता है, उसमें हमें आर चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे शंकु का छिन्नक का आयतन हम यूज करेंगे, तो शंकु के छिन्नक का आयतन यूज करेंगे तो उसमें भी मुझे आर चाहिए, बट मेरा आर कहीं नहीं दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है यह तार के इतना यानी इतना व्यास वाले तार को बनाना है, ना कि शंकु का छिन्नक। तो आर फाइंड करना पड़ेगा। तो आर फाइंड करने का क्या नियम है, ये वो देखिए। यहाँ पे ये जो है आपका यानी कि 60 डिग्री है, यहाँ से यहाँ ये वाला 60 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, यानी यहाँ से यहाँ 30 डिग्री होगा, और यहाँ से यहाँ 30 डिग्री होगा, अर्थात ये आपका 30 डिग्री है यहाँ पे। और मैंने त्रिकोणमिति का क्लास में समझाया था कि थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा के सामने वाला जो होता है वह लंब होता है। आप यदि नहीं देखें त्रिकोणमिति का क्लास तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री है, और इस जो थीटा होता है, जो डिग्री होता है, उसी का सामने वाला आपका लंब होता है, परपेंडिकुलर। और जब ये लंब होगा तो ये आपका आधार हो जाएगा, बेस। ठीक उसी प्रकार ये मेरा R2 निकलेगा, क्योंकि ये छोटी मतलब ये वाला शंकु के छिन्नक का नीचे वृत्त भी होता है और ऊपर भी वृत्तीय आकार का होता है, और ऊपर और नीचे 2 R होता है। तो यहाँ पे ये R2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे R1 हम फाइंड करेंगे। तो R1 फाइंड करेंगे तो यहाँ ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर आपका ये वाला जो पोर्शन है, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री है और यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार मान लीजिए ये वाला नहीं है आपके पास। देखिए मैं यहाँ पे नीचे पे समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये यहाँ पे कटा हुआ भाग नहीं है, तो ये आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि ऊंचाई 90 डिग्री पे मापा जाता है। ये आपका 30 डिग्री है, यहाँ पे R2 है ये, तो यहाँ पे R1 होगा यहाँ पे। तो ये इसी का सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो ये आपका आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, बट यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई यानी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो आपका आधार हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चन पे समझाता हूँ। तो यहाँ पे तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो तार बेलन के आकार का होता है, और तो यहाँ पे हमको पहले छिन्नक का आयतन ज्ञात करने पड़ेगा। तो छिन्नक का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करना पहले R फाइंड करना पड़ेगा। तो त्रिज्या इक्वल टू R1 इक्वल टू और R2 भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको R2 माने हैं, ये वाला R2 है आपका। तो यहाँ पे 30 डिग्री है और इसी का सामने वाला ये लंब होगा। जब ये लंब होगा, चूँकि tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बेस होता है। तो यहाँ पे tan थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसको हाफ हाफ काटा गया तो ये 30 डिग्री होगा। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब, तो लंब यहाँ पे कौन सा होगा, थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा लंब आपका R2, ये R2 हो जाएगा लंब। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब के जगह R2। और आधार, तो आधार कौन सा होगा, ये वाला होगा। जब ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, ये वाला लंब है तो ये वाला आधार हो जाएगा। तो आधार क्या है, AO है, ये वाला ये AO हो जाएगा। यहाँ पे यदि एंगल दिया हुआ रहता तब आपका ये लंब होता है, बट यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला लंब होगा। तो ये वाला आधार हो जाएगा। तो आधार का नाम क्या है, AO है। तो यहाँ पे हम AO लिख देंगे। अब यहाँ पे tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और R2, तो R2 तो हमको फाइंड करना है। और AO है, तो AO यहाँ पे देख सकते हैं। तो AO की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसको
20 सेंटीमीटर इस शंकु का पूरे हाइट है, तो इसको बीचों बीच काटा गया है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर के दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो R2 इंटू √3 और 10 इंटू 1 तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे R2 इक्वल टू 10 डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। तो R2 का मान इस तरह से आ जाएगा 10 डिवाइड √3 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं यहाँ से आपको R2 भी फाइंड करके दिखाता हूँ। तो R2 उसी तरह से फाइंड करेंगे। पुनः ये कौन सा त्रिभुज में था? ADO त्रिभुज में था। यहाँ पे त्रिभुज ADO में। अब यहाँ पे हम R1 फाइंड कर रहे हैं। तो R1 यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमको बड़ा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा ABO। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABO में। तो यहाँ पे ठीक उसी प्रकार यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है, तो इसी का सामने वाला आपका ये लंब होगा, और ये AO क्या होगा? आपका आधार होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू P डिवाइड B। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा? आपका 30 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू P। तो P का मान क्या हो जाएगा? आपका ये वाला होगा R1 डिवाइड AO हो जाएगा आपका आधा। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1 डिवाइड √3 होता है। R1 है तो R1 हो जाएगा AO। सॉरी, यहाँ पे दोनों एक ही हो रहा है, बट आपको यहाँ पे त्रिभुज से पकड़ना है कि कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं। तो ABO ले रहे हैं त्रिभुज, तो इसका ई लेना है, हाइट लेना है यानी आधार। तो 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फिर उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे R1 इंटू √3 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो R1 इक्वल टू 20 डिवाइड √3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो R1 और R2 आपको मिल चुका है। तो चलिए अब हम छिन्नक का आयतन निकालते हैं। ये वाला छिन्नक का आयतन, क्योंकि शंकु के छिन्नक को ही बदलना है, ना कि शंकु को बदलना है। तो शंकु का छिन्नक को बदलना है तो छिन्नक का आयतन निकालेंगे। यदि बोलता कि शंकु को चेंज करना है तो शंकु का आयतन निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे छिन्नक का आयतन इक्वल टू तार का आयतन हो जाएगा, क्योंकि शंकु के छिन्नक को हम किस रूप में चेंज कर रहे हैं? तार के रूप में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे तार के रूप में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे छिन्नक का आयतन इक्वल टू तार का आयतन। तार किस आकृति का होता है? बेलन की आकृति का होता है। ये आपका तार है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला 1/3 पाई इंटू H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इक्वल टू तार का आयतन क्या हो जाएगा? तार एक बेलन की आकृति का होता है, तो पाई R स्क्वायर H। तो यहाँ पे ये H जो है बेलन का H है, और ये आपका H किसका है? छिन्नक का H है। ये दोनों चीज़ आप माइंड में रखें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 पाई इंटू H। किसका H? शंकु के छिन्नक का H। तो शंकु का छिन्नक का H यहाँ पे देख सकते हैं। शंकु का छिन्नक कहाँ से है? यहाँ से यहाँ तक है। तो इसका हाइट कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। R1, तो R1 कितना आया है? 20/√3। तो यहाँ पे 20/√3 हो जाएगा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद प्लस है, प्लस देंगे। R2, तो R2 देख सकते हैं 10/√3 है। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे। प्लस R1, तो R1 आपका 20/√3 है इंटू R2, तो R2 देख सकते हैं 10/√3 है। उसके बाद इक्वल टू है तो इक्वल टू देंगे। पाई है तो पाई लिखेंगे इंटू R। R किसका है? ये R तार का R है, यानी बेलन का R है। तो बेलन का R देख सकते हैं कि यहाँ पे आप बेलन का व्यास कितना है? बेलन का 1/16 सेंटीमीटर है। तो R इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला D/2।
तो यहाँ पे ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। r इक्वल टू d/2 नहीं होता है जी, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 और इंटू एच। तो एच माने क्या, यहाँ पे हम इसका लेंथ निकाल रहे हैं। देखिए बेलन का लेंथ हो या ऊंचाई हो बराबर होता है, क्योंकि इस तरह है तो ये हाइट में है। मान लीजिए ये इस तरह से है बेलन तो इसका हाइट है, बट अगर यदि इस तरह से हम कर देंगे तो देख सकते हैं कि इसका ये लंबाई बन जाता है। तो अर्थात लंबाई l बराबर होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे l लिख देंगे h के बदले, चूँकि l या h इक्वल है यहाँ पे, और r इक्वल टू d/2 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, ये कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 डिवाइड 3, 20 का होल स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। जब सेम रहे तो वही चीज़ होता है, √3 का होल स्क्वायर 3 होगा, √5 का होल स्क्वायर 5 होगा। प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, 10 का होल स्क्वायर 100 हो जाएंगे, √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 20 गुना 10 तो कितना हो जाएगा, 200। √3 गुना √3 तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इक्वल टू d। तो d का मान आप देख सकते हैं कि तार का d कितना है, व्यास तार का d है आपका 1/16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d का मान हो जाएगा 1/16 सेंटीमीटर, और बटा में 2 है तो बटा में 2 लिख देंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे, इंटू l हो जाएगा। अब फिर लिखेंगे या 10 डिवाइड 3 इंटू 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अब नीचे सभी का 3 है तो ऊपर में ऐड कर देना है, इनका जोड़ आप पढ़े होंगे। अब यहाँ पे ये मेन डिवाइड है आपका, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये यहाँ से पलट जाएंगे, तो 1/16 इंटू 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा आपका। और ये होल स्क्वायर है तो आपको होल स्क्वायर लिख देना है यहाँ पे। या 10 डिवाइड 3 इंटू इन सभी को ऐड कर देना है, तो ऐड कर देंगे तो 4 2 6 और 1 700 हो जाएगा, 700/3 हो जाएगा, इक्वल टू 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, और 16 दूना 32, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे, इंटू l है तो l लिखेंगे। चूँकि हम यहाँ पे लंबाई निकाल रहे हैं इसलिए आपको सेंटीमीटर लिखना है। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे या 7 गुने इतना करेंगे तो 1 0 और बढ़ जाएंगे तो 7000 आ जाएंगे, और 3 तिया 9 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर तो 1 होगा, और 32 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है, इंटू l है तो l लिख देंगे। 32 गुना 32 करेंगे तो 1024 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे ये गुना में है 1/1024, इस साइड भी हम गुना में ही रखेंगे, 7000/9 इंटू, तो ये इधर आकर पलट जाएगा, 1 बटा इतना है तो इतना बटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1024 हो जाएगा, और इस साइड क्या बच जाएगा आपका, l बच जाएगा। तो यहाँ से अब 9 पूर्ण रूप से नहीं कट रहे हैं, ना ही ये 7000 कटेंगे। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अब इस दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 चौके कितना होता है, 28, हाथ रही 2, 7 दूना 14, और 2 कितना होता है, 16, और हाथ रही 1, और 70 हो जाएगा, और 1 71 हो जाएगा, 10 7 70 1 71 हो जाएंगे। यहाँ पे 3 0 है तो 3 0 पुट कर देंगे, डिवाइड में 9 है, 9 लिखेंगे, इक्वल टू l हो जाएगा। अब चूँकि l बराबर इतना है तो सॉरी इतना बराबर l है तो l बराबर हम इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे l इक्वल टू 71,68,000 डिवाइड 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब इसको कटा दीजिए, तो कटाने पर आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं आपको कटा कर ही दिखा देता हूँ। 9 7 63 बच जाएंगे आपका, 8 8 इधर आएंगे तो 86 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 बच जाएंगे तो 58 हो जाएगा, फिर 9 6 54 हो जाएगा, फिर तो 4 बच जाएगा तो इधर 40 हो जाएगा,
फिर 9 चौके 36 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा तो फिर 40 हो जाएगा, फिर 9 चौके 36 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 9 चौके 36 हो जाएंगे। अब तो यहाँ पे जीरो है नहीं तो यहाँ पे दशमलव देंगे, दशमलव देंगे तो 40 हो जाएगा, फिर 9 चौके 36 होगा, फिर 9 चौके 36 होगा। इस तरह से चलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप लिखें 796,444 पॉइंट, यहाँ पे 45 कर दें या फिर 5 कर दें सेंटीमीटर, तो इतना लंबाई हो जाएगा तार का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये मैथ्स का सॉल्यूशन समझ में आ चुका होगा। फिर भी यदि कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देख सकते हैं कि कितने आसान तरीक़ों से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए आप स्टडी कीजिए, फिर एक नेक्स्ट मैथ के साथ मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।